नमस्कार बच्चों, हिंदी भाषा अध्ययन में आपका स्वागत है। पाठ 2 निराला भाई नामक पाठ हम आज पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हम ये इसका स्पष्टीकरण जो है वो थोड़ा पढ़ चुके थे, जिसमें निराला भाई की अभिव्यक्ति, लेखिका का परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ आदि सब हम पढ़ चुके थे। अब आगे जो है वो आज हम भाग 2 में स्पष्टीकरण पढ़ेंगे। बगल में गुप्त जी के बिछौने का बंडल दबाए दिया सलाई के क्षण प्रकाश क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा है। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पर तेल से खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। वह आलोक रहित, सुख सुविधा शून्य घर गृह स्वामी के विशाल आकार और उसमें उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी हैं। अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घड़ा खरीद कर गंगा जल ले आए और धोती चादर जो कुछ घर में मिल सका सब तख्त पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया। जैसे कि बच्चों पिछले वीडियो में हम देख चुके थे कि निराला भाई के घर सुमित्रानंदन पंत मैथिली शरण गुप्त जी जो है वो आए हुए थे मेहमान के रूप में, अतिथि के रूप में। उनकी सेवा के लिए, अतिथि सेवा के लिए निराला जी है वो काफ़ी आतुर हो जाते हैं। उन्होंने जो कुछ बन सका उनसे वो अतिथि की प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए जितना जो सामान बन चुका वो लाकर उनके लिए प्रतिष्ठित होते हैं। तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा सुना यह मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बैठा कर वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना न भूले। दूसरे ही दिन जैसे ही लेखिका जो है वो सुमित्रानंदन पंत और अपने महादेवी वर्मा जो है वो अपने निराला भाई से जब मिलती हैं तो निराला भाई जो है वो मैथिली शरण गुप्त के साथ बिताए हुए क्षण को बताने के लिए काफ़ी आतुर होते हैं। ऐसे अवसरों में कमी नहीं जब वे अकस्मात ही पहुंचकर कहने लगे, मेरे इक्के पर कोई लकड़ियाँ, थोड़ा घी आदि रखवा दो। अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावे सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय छलक आता है। जो अपना घर समझकर आए हैं उनमें यह कैसे कहा जावे कि उन्हें भोजन के लिए दूसरों के घर जाना होगा। ऐसे में लेखिका को अचानक वो बात याद आ जाती है जब वो निराला जी से मिलती है कि किस प्रकार जब मैथिली शरण गुप्त उनके यहाँ आते हैं तो उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी न हो, इसलिए वो कुछ सामान मांगने के लिए, कुछ वस्तुओं को मांगने के लिए वो मेरे पास आते हैं। तो उन्हें जब कहा जाता है कि आप उन्हें ही हमारे यहाँ भोजन कराने क्यों नहीं लेके आते हो, महादेवी वर्मा जो है वो निराला भाई से कहती है। तो निराला भाई कहते हैं कि नहीं बहन, अगर जो अतिथि हमारे यहाँ अपना घर समझ के मेहमान नवाजी कराने के लिए आता है तो उसे मैं कैसे कहूँ कि आप दूसरे के घर भोजन ग्रहण करने के लिए चले जाएं। भोजन बनाने से लेकर झूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते हैं। आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी में वही पुराना संस्कार है जो इस देश में ग्रामीण किसान में मिलता है। निराला जी ने अतिथि सेवा के लिए वह सारे काम किए जो एक स्त्री जो सारे काम करती है, वो निराला जी अतिथि सेवा में करते हैं। उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है। श्री सुमित्रानंदन पंत दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। इसी बीच घटित जो साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। निराला जी कुछ ऐसी आकस्मिकता के साथ आ पहुँचे थे कि उससे यह समाचार छिपाने का भी अवकाश न पा सकी। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी
तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति ही खो बैठते हैं। लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर चूने वाली आंसू की बूंदें बीच में ऐसे चमक जाती थी मानो प्रतिमा से झड़े जूही के फूल हो। जैसे ही भोजन समाप्त होती है तो उसी व्यथा के बीच ये सब बातें जब सुमित्रानंदन पंत के बारे में जब निराला भाई को पता चलता है कि उनका देहांत हो गया है, वो स्वर्गवास हो गया है, तो वो बात लेखिका को उनको बताने के लिए भी वो काफ़ी मतलब घबरा सी रही थी कि मैं कैसे बताऊं, कि उन्हें ये बात, उन्हें खुद को भी ये विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी वो अपने मन को कठोर करके वो बता देती है और जैसे ही पता चलता है वो लड़खड़ा कर गिर पड़ते हैं। स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा। यह सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है, वे व्यथित प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय न आ गया। उनको झूठी सांत्वना देने के लिए लेखिका कहती है कि फिर भी मैं ये खबर पक्की करने के लिए तार द्वारा ये समाचार आपको मैं तुरंत सुना दूंगी कि ये बात सही है या झूठ है। जब तक तार का पता न चले निराला भाई जो है वही तख्त पे पूरी रात बैठे रहते हैं। सवेरे 4 बजे ही फाटक खटखटा कर जब उन्होंने रात तार के उत्तर के संबंध में पूछा तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आसमान के नीचे ओस से भीगी धूप पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे। उनकी निस्तब्धता पीड़ा जब कुछ मुखर हो सकी तब वे इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते हैं। पंत के साथ जो रास्ता कम अखरता था पर अब सोचकर ही थकावट होती है। सवेरे 4 बजे लेखिका जब देखती है कि निराला भाई जो है वो पूरी रात यहीं पर पड़े रहे। उन्हें ये वो खबर जानने के लिए, वो समाचार सच है कि झूठ, वो ज्ञात करने के लिए वो पूरी रात वहीं पर रुके रहते हैं। और जैसे ही उन्हें ये समाचार सच लगता है तो वो एक बार फिर लड़खड़ा से उठते हैं। उनके कदम जो है वो डगमगा से जाते हैं और वो सोचते हैं कि उनके साथ, पंत के साथ यह रास्ता जो है वो कम अखरता था। अब सोचकर ही थकावट होती है। पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते। पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ कहते, वह तो संकल्पित अर्थ है, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा। जैसे पुरस्कार के रूप में निराला जी को अगर जो भी धन मिलता था वे ये कहते थे, उनका ये मानना रहता था कि वो संकल्पित अर्थ है, मतलब वो जो पैसा है, वो जो मुद्रा है वो मेरे लिए नहीं बना है, वो इसका उपयोग जो है कहीं अनुचित, मतलब उचित जगह पर लगाना उनका मानना होता था कि उचित जगह पर उसका उपयोग किया जाए। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे हैं, पर आज मुझे उनका खेद नहीं है। यदि वे हमारे कल्पित सांचे में समा जाएं तो उनकी विशेषता ही क्या रही। उनकी अपरिग्रही वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी तब वसंत से परिहास की मुद्रा में कहा, तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। खेद, अनुपात या पश्चाताप की एक भी लहर से रहित विनोद की एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी उत्तर आया, मधुकरी तो अब भी खाते हैं, जिसकी निधियों में साहित्य का कोश समृद्ध है। उसने मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह किया है। मधुकरी अर्थात भोजन जो किसी से मांगकर हम खाते हैं उसे मधुकरी कहते हैं। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, यह कहना कठिन है। अब यहाँ लेखिका कहती है कि उनका मानना था कि निराला जी का जो अव्यवस्थित जीवन जो था उसे व्यवस्थित करने का जो प्रयास था उनका, वो असफल रहा। लेकिन जब वो देखती हैं कि किस प्रकार वो अपनी मुद्राओं का उपयोग सही जगह पर करते हैं,
वो देख के वो ये मान बैठती है कि नहीं, मेरा जो उनके प्रति जो विचार था वो गलत था, कि ये अव्यवस्थित व्यक्ति है, बल्कि ये व्यवस्थित मतलब आर्थिक व्यवस्था को समझते हुए वे अपने धन को खर्च करते हैं। गेरू में दोनों मलिन अर्थशास्त्री और उत्तरीय कब रंग डाले गए इसका मुझे पता नहीं, पर एकादशी के सवेरे स्नान हवन आदि कर जब वे निकले तब गैरिक परिधान पहन चुके थे। अंगोछे के अभाव और वस्त्रों में रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गौरीक हो गया था, मानो सुनहली धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो। बोले, अब ठीक है। जहाँ पहुँचते किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगे। यहाँ लेखिका कहती है कि निराला जी जो है वो जहाँ कहीं भी जाते थे अपने परिधान को पहने हुए, गेरुआ वस्त्र पहने हुए, एकदम साधारण से रूप में जहाँ भी कहीं जाते किसी पेड़ की छांव में बैठ जाते और अपना लेख या गीत कविताएं या साहित्य लिखना चालू कर देते। जहाँ से जो मिल जाता था वो खा लेते थे। इस सर्वथा नवीन परिच्छेद का उपसंहार कहाँ और कैसे होगा, वह सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया, आपके संन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ हुआ कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे। गेरुए वस्त्र तो मैले नहीं दिखेंगे, पर हानि यही है कि न जाने कहाँ कहाँ छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतया रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही हैं। मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना, अक्षुण्ण अर्थात अखंडता मतलब एकदम कट्टर मानना चाहती है, और क्या इस पथ पर पहले पग रखने की शक्ति उससे निराला जी में ही पाई है। इसमें इसका अर्थ ये निकलता है कि निराला जी जो है इतनी कठिन परिश्रम के साथ, जो इतना परिश्रम करते हुए, इतनी दुखों को सहते हुए, आर्थिक व्यवस्था अच्छी न होते हुए भी वो लोगों के बारे में ही सोचते थे। इसमें लेखिका कह उठती है कि आपका संन्यास होना मेरे लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। मतलब मजाक में कहती हैं कि आपके लिए जो हर एक सुविधाओं का जो मुझे चिंता रहती थी, अब वो मुझे नहीं करना पड़ेगा। निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है। उनमें विरोधी तत्वों की भी सामंजस्यपूर्ण संधि है। उनका विशाल डील डॉल देखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है, उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करती चलती है। अब यहाँ इसका अर्थ है कि निराला भाई जी का जो शरीर था, शारीरिक जो उनकी ताकत थी, उन्हें देखकर, उनका जो व्यक्तित्व था उन्हें देखकर ऐसे मालूम पड़ता था कि वे बड़े कठोर स्वभाव के व्यक्ति है। पर सत्य का मार्ग सरल है। तर्क और संदेह की चक्करदार राह से उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसी से जीवन के सत्य दृष्टाओं को हम बालकों जैसा सरल विश्वासी पाते हैं। निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य हैं। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है, अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, पर उनकी आँखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष में तरंगिता नहीं होती। होठों की खिंची हुई सी रेखाओं में निश्चित सी छाप, और आप अपनी क्रूरता की भंगिमा या घृण की सिकुड़न नहीं मिल सकती। निराला जी जो है उनके व्यक्तित्व के साथ साथ उनका जो स्वभाव था वो काफ़ी सरल और काफ़ी दयालु प्रवृत्ति के थे। उनका हृदय काफ़ी दयालु था। उन कठोर जरा भी नहीं थे। भले ही वो ऊपरी तौर से देखे तो उनके व्यक्तित्व को देखने पे ऐसे लगता था कि वो बहुत कठोर स्वभाव के हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है जैसा वृक्ष की जड़ में अव्यक्त रस और उसके फल स्वाद में।
निराला किसी से भयभीत नहीं, अतः किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए संभव नहीं। उनके तीखे व्यंग विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल रहता है। निराला जी विचार से क्रांतदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी है। वो उस झंडा के समान है, झंझा के समान है, जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है। उस मंद समीर जैसी नहीं, जो सुगंध न मिले तो दुर्गंध का भार ही ढोना फिरता है। जिसे वे उपयोगी नहीं मानते, उसके प्रति उनका किंचित मात्र भी मोह नहीं, चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा के योग्य वस्तुएं भी नष्ट हो जाए। निराला जी का स्वभाव ऐसा नहीं था कि वो अगर जरा भी कुछ गलती हो जाती तो वो क्रोधित हो जाते, ऐसा कुछ नहीं था। एकदम सरल स्वभाव के थे उनका। और लेखिका का ये मानना था कि जो भी वस्तुएं रहती थी उसी में वे अपना जीवन यापन कर लेते थे। उनका विशेष द्वेष मूलक नहीं, पर चोट कठिन होती है। उसके अतिरिक्त उनके संकल्प और कार्य के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियाँ नहीं रहती जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए, उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता अपेक्षित है। ऐसा संतुलन सुलभ न होने के कारण उन्हें पूर्णता के समझने वाले विराले ही मिलते हैं। यहाँ पर निराला जी के बारे में कहा गया कि ये उनको समझना बहुत ही कठिन है। आज तक निराला जी को जो है वो कोई भी नहीं समझ पाया है। ऐसे दो व्यक्ति सब जगह मिल सकते हैं, जिनमें एक उनकी नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता और दूसरा उनकी उद्धृत व्यवहार की निंदा करते नहीं हारता। जो अपने चोट के पार नहीं देख पाते, वे उनके निकट पहुंच ही नहीं सकते। उनके विद्रोह की असफलता प्रमाणित करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाओं पर काली तूली फेर कर प्रतिशोध लेते रहते हैं। निराला जी के संबंध में फैली हुई भ्रांत विकंदियों इसी निम्न वृत्ति के संबंध रखती है। यहाँ निराला जी के व्यक्तित्व के बारे में बताएं कि निराला जी जो है वो ऐसे व्यक्ति थे कि जिनकी प्रशंसा करते हुए भी नहीं थकते थे और निंदा करते हुए भी नहीं हारते थे। मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। प्रायः सभी युगों में मनुष्य ने अपने में श्रेष्ठता पर समझ में आने वाले व्यक्ति को छांट कर, कभी उसे विष देकर, कभी सूली पर चढ़ाकर और कभी गोली का लक्ष्य बनाकर अपनी बर्बर मूर्खता के इतिहास में नए पृष्ठ जोड़े हैं। यहाँ इसका अर्थ ये है कि मनुष्य जाति जो है उसका इतिहास ये कहा गया कि वो किसी भी कार्य को करने के लिए जिस कार्य को करने के लिए वो अहिंसा और हिंसात्मक रूप में जाते हैं, जो हिंसा की प्रवृत्ति में जाते हैं, उसे हासिल करने के लिए वो किसी न किसी औजार या किसी न किसी हथियार का सहारा लेता है। प्रकृति और चेतना न जाने कितने निष्फल प्रयोग के उपरांत ऐसे मनुष्य का सृजन कर पाती है जो अपने सृष्टाओं से श्रेष्ठ और हो, पर उसके सजातीय ऐसे अद्भुत सृजन को नष्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण खोजने की भी आवश्यकता नहीं समझते कि वह उनकी समझ के परे हैं अथवा उसका सत्य इनकी भ्रांतियों से मेल नहीं खाता। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा है, अतः उन्हें अपने युग का अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का लौहसार घेरा नहीं है, जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है और बाहर की चोट के लिए ढाल भी सकता है। उनके निकट माता, बहन, भाई आदि कोपल उनके लिए पत्नी वियोग के पतझड़ बन गए हैं। आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। पुत्री के अंतिम क्षणों में
वे निष्पाय दर्शक रहे और पुत्रों को उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण उनकी अपेक्षा के पात्र बने रहे। अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी जिसे सहाय बनने के लिए हम समझौता करते हैं। स्वभाव से उन्हें यह निश्चल वीरता मिली है जो अपने बचाव के प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा देती है। उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, वह तो साहित्य की एक निष्ठा का पर्याय है। छल के व्यू में छिपकर लक्ष्य तक पहुंचने को साहित्य लक्ष्य प्राप्त नहीं मानता, जो अपने पद की सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता हुआ सभी आघातों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचता है। उसी को युग सृष्टि साहित्यकार कह सकते हैं। निराला जी ऐसे ही विद्रोही साहित्यकार हैं जिन अनुभवों के दर्शन का विष साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके उसके सारे जीवन को विषाक्त बना देता है। उसी से उन्हें सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त होता है। इस पूरे पाठ में लेखिका ने यही बताया है कि भाई निराला भाई जो हैं उनका व्यक्तित्व, वो कैसे हम निर्धन व्यक्ति की आर्थिक व्यवस्था को किस प्रकार उनकी सहायता करते थे और कैसे लोगों को अपने दुख का कारण न बताते हुए वो ये देखते थे कि एक छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते थे। आजीवन फक्कड़ थे, फिर भी जीवन यापन करते रहे दूसरों के लिए, और आर्थिक दुखों का बोझ वो दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ वो स्वयं ढोते थे। और ये बताया कि उन्हें परिवार का सुख प्यार नहीं मिलता है, और ये बताया है कि किस प्रकार उन्होंने अपने व्यक्तित्व का, मतलब लोहे के समान व्यक्तित्व जो था उनका, भले वो लोहे के समान व्यक्तित्व उनका थे, उनकी पर्सनालिटी भले ही थोड़ा कठोर रूप में दिखते थे, लेकिन उनका हृदय जो था वो काफ़ी तरलता से ओतप्रोत था और अंत में मानवता के पुजारी भी माने जाते थे। इन्हीं सब गुणों को लेखिका ने क्या किया है, शब्दांकित किया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम आत्मकथा जैसे होता है, जैसे आत्मकथा कि हम खुद अपने बारे में लिख रहे हैं या किसी की आत्मकथा लिख रहे हैं, तो लेखिका ने उनके साथ जो जो पल बिताए थे, उनके साथ जो जो घटना घटित हुई थी, उन सभी को उन्होंने शब्दांकित कर दिया है। ये पाठ यहीं पे ख़त्म होता है, समाप्त होता है। अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर हैं, वो आपको नोटबुक में लिखना है। जो कठिन शब्द है उसके शब्दार्थ भी आपको मिल जाएंगे। और अगला नया लेसन जो है वो अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे।